राहु अगर 6th हाउस में होगा एग्जॉल्टेड का इफेक्ट देगा, केतु 12th में होगा एग्जॉल्टेड का इफेक्ट देगा, मरकरी 6th में बैठा होगा exalted का impact देगा. Mercury and Ketu together in 6th house, they will give excellent results. हाँ जी, क्वेश्चन सरिता जी. सर आपने बताया कि अगर 6th हाउस में बुध और केतु एक साथ होंगे तो एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं. तो सर ये एक्सीलेंट रिजल्ट किस सेंस में, खुफिया मदद जो आप बता रहे थे वो उस सेंस में या कुछ और? 6th हाउस के जो भी सिग्निफिकेशन होंगे. अच्छा. हाँ. और सर अगर इनके हाँ जी बोलिए, आप बोलिए. सरफेस ट्रेवलिंग है तो अगर सरफेस ट्रेवलिंग कर रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. 6th हाउस लोन्स का भी होता है अगर हम वैसे देखें. अच्छा. तो आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, हम ये इन्फर कर सकते हैं उससे. ठीक है ना. आपके शत्रु नहीं होंगे उतने. लेकिन सर होते हैं शत्रु तो होते हैं तो फिर वो मैनेज हो जाएंगे. और फिर वही बात है कि ये तो हम सिर्फ आइसोलेशन में 6th हाउस को कंसीडर कर रहे हैं ना. टोटलिटी में जब देखेंगे तब रियल पिक्चर अलग आती है ना. अभी तो हम केवल एक हाउस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. हाँ जी. और कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वरना तो एक एक हाउस पे आप एक एक महीना विस्तार से चल सकते हैं. ये खत्म नहीं होने वाला. ठीक है सर. और सर अगर बुध और केतु के साथ और भी ग्रह बैठे हो तो तब थोड़ा सा कुछ फर्क आ जाएगा? तब सबका इंडिविजुअल देखना पड़ेगा. अच्छा. ठीक है सर. 3 प्लेनेट होते ही आपको इंडिविजुअल देखना पड़ेगा. ठीक है सर. एक चीज और देख लीजिए फिर. हाँ जी. नोट कर लीजिए कि अगर 5 प्लेनेट हैं किसी भी हाउस में, 5 प्लेनेट हैं पर उसके अंदर मरकरी नहीं है. 5 planets in a single house, but Mercury is not part of that group of 5 planets, then it will always or most of the time give positive results. 5 planets in one house, provided Mercury is not there in that group, तो वो पंचायत जो है, जो 5 प्लेनेट हैं, वो उस हाउस में अच्छा रिजल्ट देंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर 4 हो सर तो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा. अच्छा. मतलब 2 से आगे बढ़ते ही आपको उस तरह देखना पड़ेगा. ठीक है सर. ठीक. दिवाकर जी. सर इसमें एक जैसे प्रश्न था मेरा कि जैसे आपका कहना है कि कोई भी प्लैनेट किसी हाउस में अगर बैठ रहा है तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें होती है कि सिर्फ प्लैनेट देकर रिजल्ट देना होता है? दोबारा पूछिए. जैसे कि आपने कहा कि जैसे 5th हाउस में एक भैया ने कहा था कि मेरा 5th हाउस में राहु है तो मेरा ईस्ट का दीवार में क्रैक है. तो राहु वहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीजें देखनी होती है कि नहीं? वो पता लग गया ना. वो पता लग गया कि अगर ईस्टर्न वॉल में आपके क्रैक है तो इसका मतलब वो तो प्रॉब्लम है, एज सच प्रॉब्लम है. चार्ट को छोड़ दीजिए एक साइड. अब चार्ट उठा लिया उन्होंने, चार्ट में राहु बैठा हुआ है. इट मींस ईस्टर्न वॉल पे राहु का इंपैक्ट आ रहा है और उन्होंने बताया क्रैक है, क्रैक राहु है. तो कुंडली खुद बता रही है. कुंडली से आप इन्फर कर सकते हैं कि कहां पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है. यानी कि किसी के भी 5th हाउस में अगर राहु है तो उसके ईस्टर्न वॉल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है. ओके. वो इंडिकेट कर दे रहा है. अगर यही राहु अगर मान लीजिए अपना फेवरेबल साइन में हो तो, जैसे सैटर्न के साइन में हो, वीनस के साइन में हो. सैटर्न वीनस के साइन वाली बात नहीं है. एक्सॉल्टेड 6th हाउस में होता है. कौन सी वॉल, कौन सा है? नॉर्दर्न वॉल. अगर नॉर्दर्न वॉल आपकी ठीक है तो राहु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है तो अच्छा इंपैक्ट दे रहा है. इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है. अगर नॉर्दर्न वॉल मतलब उस हाउस में. यस, क्योंकि हाउस और डायरेक्शन कनेक्टेड है, रिलेटेड है. ओके. हाउस और सर इसमें एक
एक और अगला प्रश्न था मेरा कि आप हमेशा एक शब्द यूज कर रहे हैं कि सम ऑफ प्लैनेट, यदि इस हाउस में आ रहे हैं तो सम ऑफ प्लैनेट होगा तो ऐसा ही रिजल्ट देगा। हाँ, सम ऑफ प्लैनेट यहाँ पे कैसे ले हम? यहाँ पे मैंने बताया ना, एक जैसे मिनट, सिक्स हाउस में आपने कहा था। दिवाकर जी ने शायद ये मिस किया कि काल पुरुष की कुंडली बनाकर फिर प्लैनेट्स को प्लेस करना है फर्स्ट थिंग। आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना दिवाकर जी? पिछली हाँ, बार 5 थे मिनट क्या? लेट ज्वाइन किए थे। हाँ, तो वो इस वजह से शायद आपको लाल किताब का कॉन्सेप्ट नहीं पता चला कि पहले हाँ, हमें काल पुरुष की कुंडली बनाकर फिर जहां पर हाँ, भी कुंडली में प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स वहीं रहने देने हैं। हाँ, और उसका मालिक को सम कर देना। आप बता दीजिए विवेक जी, आप बता उसका मालिक दीजिए। को सम नहीं करना है। हम्म, पराशर के फंडामेंटल को भूल जाइए, लॉर्ड कहाँ गया है, क्या क्या है, वो छोड़ दीजिए। इसके अपने सिस्टम है, हम्म, लाल किताब के अपने सिस्टम है। जैसे कि लाल किताब वर्गों को राहु का साइन ऑफ एक्सॉर्टेशन मानती है, ठीक है ना, जबकि पराशरी में डिफरेंस है। वृषभ और मिथुन को मानती है। मिथुन के अंदर, हाँ, कुछ ऋषभ को हाँ, मानते हैं, कुछ मिथुन को मानते हैं, समझ गए ना। हम्म, तो इसी तरह, और उसी तरह फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो एक्सॉल्टेड है, इररिस्पेक्टिव की कौन सा साइन है। जबकि पराशरी में क्या ओके, है कि जुपिटर कि अगर कर्क राशि कैंसर में। में बैठा है तब एक्सॉल्टेड हाँ, है। तो ये हाँ, डिफरेंस है ना, दोनों की बेसिक प्रेमाइस में डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आपको चरक और सुश्रुत पढ़ना पड़ेगा, हिपोक्रेटस नहीं पढ़ना है, उसको रिफर भी नहीं करना है, राइट, राइट, ठीक है ना। तो इसीलिए ठीक। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि लाल किताब जितनी एंटाइसिंग है, वो इट इज अ वंडरफुल बुक, बट इफ रॉन्गली यूज्ड इट इज फुल ऑफ वंडर्स, कोट अनकोट। वो फिर हैरान परेशान कर देगी। इसलिए इतना सहज नहीं है कि लाल किताब उठाओ और उठाओ अपनी रेमेडी और करना शुरू कर दो। आधी जिंदगी तो लोगों ने अपनी इसी से खराब कर रखी है, लाल किताब रेमेडीज से। अरे राहु यहाँ बैठा हुआ है, छठे में बैठा हुआ है, इसका रिजल्ट चेक करो, वो शीशे की गोली अपनी जेब में रखो, पता लग जाएगा। अरे क्यों ले रहे हो पंगा, देख लो नॉर्दर्न वॉल ठीक है तो राहु का इंपैक्ट ठीक है भैया, क्यों पंगा ले रहे हो। ये भी है। ठीक है ना, मैं आपको बहुत कीमती टूल्स दे रहा हूं, नहीं मिलेगा आपको आसानी से, मतलब ये मैं कोई ब्रैग नहीं कर रहा हूं, बट ये चीजें अप्लाई करके रिजल्टेंट अच्छी मिल जाएंगी इसमें, भाई आपके सामने बहुत एग्जांपल आसानी है। से, इजिली वे, हाँ, वो इजिली वे में। नीरज जी ने बताया ना अपना एग्जांपल, है कि नहीं। चलिए अब हम चलते हैं सेवंथ हाउस पे। सेवंथ हाउस है गृहस्थी का, गृहस्थी का। इसको चक्की और आकाश का कॉम्बिनेशन कहा गया है। चक्की मीन्स द ग्राउंड, मिट्टी। आकाश है बुध, मरकरी। ये वो हाउस है जिसके अंदर एज पर लाल किताब, अब देखिए यहां पे भी एक चीज इंटरेस्टिंग है, सैटर्न, मरकरी और वीनस तीनों को एज एग्जॉल्टेड माना जाता है। सैटर्न तो वैसे ही तुला में एग्जॉल्टेड होता है, वीनस परंपरागत ज्योतिष में पाइसेस में मीन में जाकर एग्जॉल्टेड होता है, लेकिन यहां पे सेवंथ हाउस में भी उसको एग्जॉल्टेड कंसीडर किया जाता है, में भी, शब्दों पे ध्यान रखिएगा, और बुध को भी एग्जॉल्टेड कंसीडर किया जाता है। सैटर्न, मरकरी, वीनस, ये तीनों यहां पे एग्जॉल्टेड माने जाते हैं। यहां का जो प्रिसाइडिंग लॉर्ड है वो वीनस है, ऑब्वियसली लिब्रा साइन है, तुला है काल पुरुष की कुंडली में। और जो यहां पर अगर बुध और शुक्र बैठे हैं, यहां पर बुध और शुक्र, इफ मरकरी एंड वीनस आर सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस इन योर बर्थ चार्ट,
सैटर्न के रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे, सैटर्न पॉजिटिव माना जाएगा, कहीं पे भी बैठा हो। आप समझ रहे हैं? इफ Venus and Mercury are sitting together in the 7th house of the birth chart, Saturn will be considered as benefic no matter where it is sitting. समझ गए आप? जैसे क्या होता है, लग्न में बैठा शनि तो अपनी नीच की राशि में आ गया, लेकिन उसका नीचत्व उतना नहीं बचेगा अगर सातवें घर में वीनस और मरकरी बैठे हैं। और सर दोनों एक साथ बैठे हो तभी? हाँ, अगर दोनों एक साथ बैठे हो। अच्छा, ये वो घर है जहां पे सूर्य नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। लिब्रा में सन डेबिलिटेटेड है, तो सातवां घर, क्योंकि लिब्रा माना गया है लाल किताब के हिसाब से, तो सातवें घर में सूर्य यहां पर नीच माना गया है। इसीलिए माना जाता है कि यदि सातवें घर में सूर्य है तो गृहस्थी में तनाव देगा। शुक्र घी भी है, घी जिसको हम देसी घी कहेंगे, वो ये डालडा वनस्पति घी नहीं, घी, क्योंकि शुक्र गाय है, तो गाय से निकलने वाला जो घी है, के दूध से निकलने वाला जो घी है वो घी। अगर सन वहां पे बैठ गया तो सारा घी पिघल गया, ठीक है ना? क्योंकि वीनस सोफिस्टिकेटेड प्लेनेट है, वो ताप नहीं ज्यादा सहन कर सकता। और उसी तरह जो यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो रहा है, जो यहाँ पे उच्च का हो रहा है शनि, वो भी ताप नहीं सह सकता, छाया ग्रह है वो। तो इसलिए यहां पर सूर्य का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। ये वो घर है। और इसका जो टोटल आउटकम अगर देखना है तो वीनस और मरकरी पूरे चार्ट में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका सम टोटल इस हाउस का रिजल्ट होगा। वीनस एंड मरकरी, या यूं कहिए कि अगर इस हाउस की आपको एक बर्ड्स आई व्यू में इंडिकेशन लेनी है कि कैसे बिहेव करेगा या क्या इंपैक्ट देगा आपकी लाइफ में, तो वो इससे पता लगेगा किससे, वीनस और मरकरी चार्ट में कैसा है। और डायरेक्शन इसकी है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया। साउथ वेस्ट कॉर्नर देखिए घर में कैसा है। इफ इट इज गुड, योर 7th हाउस इज गुड। आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया सूत्र दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। गुड इन व्हाट सेंस? आवाज थोड़ी तेज। गुड किस सेंस में होगा वो, मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा या और वास्तु के हिसाब से? नहीं, गृहस्थी का है घर, गृहस्थी का घर है ना, ये गृहस्थी का घर है, ये वेल्थ का घर भी है। मतलब यहां के लिए कहा गया है कि घी मिट्टी से निकलता, घी मिट्टी से निकलता। मिट्टी शुक्र है, आकाश बुध है। कहते हैं यहां पे चक्की चलती है। चक्की क्या है? यानी कि एक चीज स्टेशनरी होती है चक्की में, नीचे वाला जो पार्ट होता है, और ऊपर वाला रोटरी होता है। तो वो जो रोटरी पार्ट है वो भी बुध है, और नीचे जो स्टेशनरी पार्ट है वो शुक्र है। और चक्की में हम क्या करते हैं, कुछ भी डालते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। गेहूं डाली, आटा बाहर आया, चना डाला, दाल बन के बाहर आ गया, आदि इत्यादि, यही करते हैं। यानी कि ये दोनों मिलकर आपको वेल्थ देते हैं, आपको हैप्पीनेस देते हैं। और ये गृहस्थी का, यानी कि मैरिटल हैप्पीनेस अगर देखनी है,
अगर बहुत स्पेसिफिकली देखना है मैरिटल हैप्पीनेस, और अगर मैरिटल हैप्पीनेस है तो कई चीजें हो जाती हैं, और वो अगर मैरिटल हैप्पीनेस है तो ये इंडिकेट करता है कि वेल्थ भी आएगी। घी मिट्टी से निकलता, कहने लगे मिट्टी से भी घी मिल जाएगा आपको। यू विल गेट वेरी प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम दिस हाउस। और क्योंकि इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है तो अपने घर का डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन देख लीजिए। इफ इट इज ऑल राइट, योर 7th हाउस इज गुड। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, तो वो आपके गृहस्थ में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है ना? तो अगर अगर रेमेडी करना है तो साउथ वेस्ट को ठीक कर लीजिए। बट फिर वही कह रहा हूं, ये इंडिकेशंस हैं। अनलेस यू स्टडी दिस लाल किताब इन एंड आउट, डोंट स्टार्ट डूइंग रेमेडी बाय योरसेल्फ। मैं सिर्फ आपको इस हाउस को समझने के लिए ये बता रहा हूं कि बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि कौन सा हाउस कैसा इफेक्ट दे रहा है, या मकान को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कौन सा हाउस इसके बर्थ चार्ट में खराब होगा। बहुत सिंपल। लाल किताब इतनी पोटेंशियल रखती है। साउथ फेसिंग हो तो? आवाज थोड़ा माइक के पास आगे बोलो। अगर घर साउथ फेसिंग है तो भी वो तो देखो, बाकी चीजें कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी। मार्च की क्या प्लेसमेंट है वो भी देखना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट साउथ इज ऑलवेज बैड। ठीक है ना? इट इज नॉट दैट साउथ इज ऑलवेज बैड। तो उसमें मार्स की प्लेसमेंट को कंसीडर करना पड़ता है। तो वो तो जब आप प्लैनेट्स समझेंगे कभी तो उसमें पता लगेगा। तो ये था 7th हाउस के बारे में। तो हमने आज 4th, 5th, 6th, 7th 4 हाउसेस कर लिए हैं। आज यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न बचा है किसी का? तो हाँ सरिता जी बोलिए। सर जैसे आपने डायरेक्शन का बताया, तो हमारे हाउस में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो इसका मतलब वो बुरा हो गया फिर? अब आप ये बताइए कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी चल रही है? वही सर, उसी बेस पे कह रही हूँ सर। या वेल्थ में प्रॉब्लम है तो सर। हाँ, तो बस सब देख लीजिए। तो सर कुछ उसमें उपाय है इसका? अब यहाँ पे मैं उपाय तो नहीं बता रहा हूँ, और वही बात है, वो टोटलिटी में देखना पड़ेगा। मैं वही मतलब मैं सिर्फ आइसोलेशन में नहीं कह रहा हूँ, पर इससे आप ये समझिए कि कितना पोटेंशियल है इस लाल किताब के सिस्टम में। सर कितनी डेप्थ बिल्कुल है, सर। हाँ कितनी जी डेप्थ सर। है। हाँ तो अगर इसको सीरियसली अगर इस किताब को कर लें तो वास्तु एक्सपर्ट बन जाएंगे आप सब लोग। सर बिल्कुल, मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है सर इसमें, लाल किताब में। गुड। तो सर जैसे ये वाला सेंटेंस था, शायद दिवाकर भैया भी यही वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। जैसे आप बता रहे हो टोटल आउटकम, जैसे 7th हाउस का टोटल आउटकम वीनस और मरकरी पे डिपेंड करता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे टोटल आउटकम? शायद ये वो क्वेश्चन पूछना चाह मैं रहे वही कह रहा हूँ ना कि उसके लिए प्लैनेट्स को भी तो समझना पड़ेगा। अभी तो मैं हाउसेस को करा रहा हूँ, अच्छा अच्छा, प्लैनेट्स को भी समझना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जब हम प्लैनेट्स को भी समझ जाएंगे तब वो टोटलिटी में आएगी ना पिक्चर। अच्छा, तब हम समझ पाएंगे कि टोटल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। ठीक है सर, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? दिवाकर जी। सर इसमें एक मेरा लास्ट प्रश्न है कि जैसे आपने कहा था कि 7th हाउस में यदि सूर्य है तो वो शुक्र का जो घी है वहां उसको जला देता है, पिघला देगा ना उसको। हाँ पिघला देता है। हाँ। चलो ठीक है। तो अगर किसी के चार्ट में 7th हाउस में सूर्य है, शनि है और बृहस्पति तीनों आ जाए, तो उस केस में वहां पे क्या करेगा? अब वही बात है कि ये तो मतलब प्रेडिक्शन पूछने वाली बात हो गई, जो कि मैं नहीं कर रहा जैसे हूं। पर हाँ यहाँ पे हाँ इंपॉर्टेंट होगा कि सन को सबसे पहले रेमेडी किया जाए। हाँ। ठीक है ना? क्योंकि जो सैटर्न है वो तो एज सच एक्सॉल्टेड है। तो लिब्रा में। हाँ 7th हाउस के अंदर, मतलब यहाँ तो 7th हाउस हो गया ना।
हाँ, तो 7th हाउस में एग्जॉल्टेड हो गया, वो लिब्रा हो गया तो एग्जॉल्टेड ही है। दूसरा जो सन है वो एनिमी है, मतलब दोनों पिता पुत्र तो हैं सन और सैटर्न, लेकिन एनिमी है। तीसरा घर वीनस का है, घर वीनस का है। वीनस वैसे ही कंफर्टेबल, वही ना, घी पिघल जाएगा, तो इसका मतलब कि वहां पे जो मैरिटल ब्लिस है या मैरिटल हैप्पीनेस है उसमें कहीं ना कहीं तनाव आएगा, उसमें विच्छेदात्मक चीजें आएंगी। विच्छेदात्मक कहिए या यूं कहिए कि मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में कोई दिक्कत, कोई एक ने प्यार से बात करी तो दूसरे को वो टोंट लगेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में भी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले सन को रेमेडी करना है। दूसरा आता है जुपिटर। जुपिटर इज ओल्ड वाइज मैन, है ना, जुपिटर तो यही तो है। दोनों अस्त है, शनि और बृहस्पति यहाँ। अस्त, यहाँ पे कोई अस्त का हिसाब किताब नहीं है, लाल किताब में अस्त व्यस्त कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ प्लैनेट और हाउसेस को कंसाइडर किया जाता है, कंसीडर कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सन को रेमेडी करना है, उसके बाद जुपिटर का ध्यान रखना है। 7th हाउस जुपिटर, आप अब जुपिटर क्या है, जुपिटर एक सन्यासी व्यक्ति है, ओल्ड वाइज मैन, उसको मैरिटल ब्लिस से क्या लेना। तो वो वैसे ही आपसी संबंधों में एक बाबावादी दूरी ला देगा, क्या इस भोग में पड़े हो, संन्यास टाइप का है, संन्यास टाइप का, या हाँ मतलब थोड़ा सा वो अलग, या विचार नहीं मिलने देना। हाँ मतलब कि वो मतलब एक सन्यासी रहेगा तो दूसरा व्यक्ति कुछ और रहेगा, ये गृहस्थी रहेगा, दूसरा वानप्रस्थी हो जाएगा। हाँ, तो दोनों का ट्रेट अलग अलग रहेगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे भी जुपिटर अच्छा नहीं है, जुपिटर अच्छा नहीं है, जुपिटर यहाँ पे अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ के जुपिटर की एक चीज और बता देता हूँ, फिर यहाँ पे जुपिटर अगर बैठा रहेगा तो व्यक्ति अपना सब कुछ देता रहता है सबको, ले तू भी ले जा, तू भी ले जा। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको भी वीक करेगा यहाँ पे जुपिटर, तो जुपिटर को भी रेमेडी करना पड़ेगा। सैटर्न तो ठीक है, सैटर्न इज ऑल राइट हियर, वो तो एग्जॉल्टेड है। ठीक है, बट सर इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट हम ऐड ऑन करना चाहते हैं जी आपके लिए। यहाँ पे जैसे कि एक दो व्यक्ति का चार्ट में 7th हाउस में जुपिटर था, जिसके बारे में अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि जिसका सूर्य, शनि और बृहस्पति एक साथ है, उसमें व्यक्ति में ये गुण नहीं है देने का, वो लेना चाहता है बस, तो वो सुखी है, अच्छा है, दैट इज द रेमेडी। हाँ, वो रेमेडी है, वो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता किसी को। हाँ, तो बाकी प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस भी तो होंगे ना कहीं, वो भी देखना पड़ेगा। पर हाँ, अगर ऐसा है तो वो बहुत समझदार व्यक्ति है, अगर ऐसा है तो वो समझदार व्यक्ति है, किस्मत वाला है, और यही रेमेडी है। अगर उसका बता रहे सर, जिस लेडी का हम चार्ट हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं, उसका इतना अच्छा किस्मत है, मतलब कि हम देखते हैं चार्ट, अगर इधर ग्रह खराब हो रहा है तो गोचर का उसको फल मिल जा रहा है, गोचर से खराब हो रहा है तो इधर से उसको फल मिल जाता है, मतलब उसका लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आने देता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहीं, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात पिछले है, जन्म के कर्म होंगे कुछ, वो भी है। वही मैं बता रहा हूँ कि चार्ट को टोटलिटी में भी तो देखना पड़ेगा ना, कहीं और तो हेल्प मिल रही है। सर अगर यहाँ पे मार्स होगा तो मार्स भी सन की तरह ही बिहेव करेगा। मार्स उतना नहीं, तत्व है, उतना नहीं, ओके, उतना नहीं। अग्नि तत्व तो है, लेकिन वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, सूर्य के मामला में कमजोर है, सूर्य अग्नि है, सीधे सीधे अग्नि है भाई, सन तो है ही फायर ना, मार्स फायर नहीं है, फायर का सिग्निफिकेटर है, समझ गए ना, वो अपने आप में फायर नहीं है। मार्स अग्रेशन है, मार्स पावर है, मार्स एनर्जी है। तो वहां पे जो गृहस्थ है उसमें थोड़ा सा एनर्जी तो चाहिए ही ना भाई, आपको गृहस्थी चलाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ता है ना, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है, धन कमाने के
श्रम तो करना ही पड़ता है, तो वो मार्स उतना इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। हाँ, उसको भी थोड़ा रेमेडी तो करना पड़ सकता है, पर वो इतना नेगेटिव नहीं है जितना कि सन है विद सन डायरेक्ट फायर है, विद रिगार्ड्स टू दी मराइटल जलता हुआ आग है। हाँ, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? ये सारे रूल्स, हाँ हाँ बोलो माधुरी। ये सारे, इसमें ऐसा भी बोला गया लाल किताब में कि लग्न चार्ट पे वैलिड है या D9 भी कंसिडर करते हैं? नो, कोई सब चार्ट, कोई डिविजनल चार्ट नहीं, केवल और केवल लग्न कुंडली, कोई चलित नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, आपका जो लग्न है उसका जो चार्ट है वही यहाँ के लिए वैलिड है। हाँ, एक चीज होती है, वो ये है कि लाल किताब में भी जो फरमान है, मैं जैसे बता रहा था, जो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसमें सबसे पहले आता है कुंडली की दुरुस्ती। दुरुस्ती मतलब ठीक होना, कुंडली मतलब चार्ट का ठीक होना, या अर्थात जिसको आज की डेट में बहुत ज्यादा हाइप दिया गया है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। एक्चुअली वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं कह रहे हैं लाल किताब में, वो कह रहे हैं कुंडली की दुरुस्ती, दैट मीन्स चार्ट रेक्टिफिकेशन, यानी कि आपका चार्ट सही होना चाहिए। तो सबसे पहले चार्ट, कोई भी चार्ट देखने से पहले चार्ट को रेक्टिफाई करो या वेरीफाई कर लो कि वो ठीक है कि नहीं, जैसा भी आप समझें, तब प्रोसीड करना है। मतलब कहने का ये है कि हम, मेरे पास जो हमारा जो लग्न है, लग्न का जो चार्ट है, वो अगर हमने वेरीफाई किया हुआ है कि हाँ हमारे लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, इवन पराशरी सिस्टम से या जेमिनी से भी या केपी से भी, तो हमको लगेगा हाँ चार्ट ठीक है, तो वो भी वही चार्ट लाल किताब के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर जैसे कई बार क्या होता है ना कि लग्न का अंतर आ गया, बहुत ही मतलब ऐसे पॉइंट पे जन्म हुआ कि अगर 1 मिनट इधर चला जाए तो लग्न दूसरा आ रहा है, वरना दूसरा आ रहा है, ठीक है ना, तब उस चीज को करेक्ट करना, उस चीज को रेक्टिफाई करना जरूरी है लाल किताब में आपको चार्ट देखने से पहले, ठीक है ना। और उसके लिए वही बात है कि अगर बच्चे का है तो बच्चा तो नहीं बता पाएगा, तो उसके पेरेंट्स से पूछे कि भाई आपका ये है, वैसा है, ऐसा है, क्योंकि लाल किताब क्लेम करती है इट कैन टेल यू अबाउट 7 generations। ओके, एग्जिस्टिंग 3 प्रीवियस, 3 फ्यूचर। ओके, ओके, मतलब ये परंपरागत ज्योतिष भी कर सकता है, पर लाल किताब ये बहुत क्लियरली क्लेम करती है ये 3 generations prior to me and 3 generations after me and myself, तो 7 generations। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर हाउस है जिससे ये देखते हैं, जैसे ओल्ड कर्मा और प्रेजेंट कर्मा, जैसे 5th और 6th? हाँ, मतलब उसके अपने, वही बता रहा हूँ ना, उसके जो फरमान है उनको समझेंगे तो पता लगेगा। ओके, ओके, ठीक है। उसमें मतलब प्लेनेट की भी अपनी एक सिग्निफिकेशन होगी, मतलब जो कंजंक्शन होती है वो भी कुछ कहेगा, जिसको जैसा कि मैंने बताया कि कंजंक्शंस का अपना एक अलग इम्पैक्ट है और अपनी अलग रेलेवेंस है। उसको मसनूई ग्रह कह देते हैं लाल किताब की भाषा में। मसनूई मीन्स कंजंक्शन। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि इफ मार्स एंड सैटर्न आर सिटिंग टुगेदर इट बिकम्स एक्सॉल्टेड राहु। ठीक है ना। तो हम अगर लाल किताब को पढ़ रहे हैं और पराशरी के दे रहे हैं, अरे ये 2 शत्रु ग्रह बैठ गए हैं, वहां आप मसनूई को भी लाइए। वीनस 12th हाउस में है, तो और लेकिन आपको फिर वो एक्सॉल्टेड होता है, लेकिन फिर भी वीनस के नेगेटिव इंपैक्ट मिल रहे हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तब क्या करेंगे? तब देखेंगे वीनस किस कॉम्बिनेशन से बनता है, मसनूई ग्रह। ओके, तो राहु प्लस केतु टुगेदर वीनस,
But they can never be in the same house. तो वो कैसे? never be in the same house, but वीनस की कंस्ट्रक्शन को वो बताया है कि राहु प्लस केतु टुगेदर इज इक्वल टू वीनस। तो अगर वीनस को रेमेडी करना है 12th हाउस के, तो आप देखिए राहु और केतु को कैसे रेमेडी कर सकते हैं, तो वीनस रेमेडी हो जाएगा। तो लाल किताब का स्टाइल एकदम अलग है। ठीक है ना? ठीक है। चलिए कल मिलते हैं अगली सभा में। कल कोशिश करेंगे कि एकदम समय पे हम शुरू करें, क्योंकि अभी 3 कितने 4 7 हाउस हुए, 5 रह गए हैं। ठीक है ना? ओके, राम राम सर जी। चलिए राम राम जी। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू भैया। राम राम बहुत सर। अच्छा थैंक सेशन यू था। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर जी। ओके जी।